हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स का मॉक टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी सीजी पटवारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेट साबित हो सकता है। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है मॉक टेस्ट का। उसके बाद क्रमशः और भी पार्ट आएंगे। तो फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर मॉक टेस्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर जॉइंटली स्टार्ट अ बिजनेस, ए पुट इन रुपीज़ 15,000 फॉर 8 months, B puts in rupees 12,000 for 9 months, C puts in 8,000 for the whole year. In the end of the year, there is a profit of 1080. The difference between A share and C share in the profit will be. हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पे? आप पॉज कर लीजिए, अपने क्वेश्चन खुद से पढ़िए, खुद से रीड कीजिए और अपने आंसर बताइए, सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद में आप ये सॉल्यूशन को भी देखिए कि हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है कि ए बी सी जो है संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कितना रुपए लगा रहा है इसमें? 15,000 रुपये लगा रहा है। कितने महीने के लिए लगा रहा है? 8 महीने के लिए। बी जो है 9 महीने के लिए लगा रहा है 12,000 रुपये, और सी जो है 8,000 रुपये लगा रहा है पूरे 1 साल के लिए। वर्ष के अंत में 10,800 रुपये का लाभ होता है उन्हें। लाभ में ए के हिस्से और सी के हिस्से के बीच का अंतर हमें बताना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है 15,000 रुपये ए, बी और सी जो भी गिवन है, पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं ना। 15,000 रुपये कौन लगाया? ए लगा रहा है। कितने दिन के लिए लगा रहा है? तो 8 महीने के लिए लगा रहा है। फिर उसके बाद बी कितना लगा रहा है? तो बी 12,000 रुपये लगा रहा है। कितने दिन के लिए लगा रहा है? तो 9 महीने के लिए लगा रहा है। फिर सी कितना दिया हुआ है हमें? 8,000 दिया हुआ है। कितने के लिए? 1 ईयर, फॉर द होल ईयर लिखा है ना, यानी कि 12 महीनों के लिए लगा रहा है। क्योंकि मंथ्स में यदि हम देखें तो 1 साल मतलब 12 महीना। हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 3 0 इसको हम पहले कैंसिल कर देते हैं। वी आर ओनली लेफ्ट विथ वॉट, यानी कि 15 × 8 और यहाँ पे 12 × 9 और यहाँ पे 8 × 12, इतना ही बचा है हमारे पास। हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हम किस तरह से करेंगे? यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इस ब्लैंक पेज में हम करके देखते हैं किस तरह से हम पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना है? ए का शेयर 15 × 8 और उसके बाद हमारा बचा था 12 × 9 और क्या था? 8 × 12, इतना बचा था। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई करते हैं 3 से करते हैं, तो 3 से करते हैं सिंप्लीफाई। आप अपना भी सॉल्व करते रहिए। 3 से करते हैं तो यहाँ पे 3 5 15 हो गया। ये यहाँ पे हमारा 3 3 9 हो गया। 3 3 9 हो गया और यहाँ पे हम यदि काटेंगे तो 3 4 12 हो गया। फिर उसके बाद और सिंप्लीफाई कर लें। ये 4 से करते हैं हम, 4 2 8 और यहाँ पे 3 आएगा और इसको काट देते हैं। अब भी और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कितना आया हमारा? ए का शेयर 10 आया और यहाँ पे 9 आया और यहाँ पे 8 आया। ठीक है, ये ए और बी सी आया है। इसको हम कैलकुलेट कर लें, कितना है? 10 + 9 19, 19 + 8 कितना होता है? 27 होता है। इनका सम आया है। बट इसमें हमको क्या दिया हुआ है कि उनको कितना साल के अंत में उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है? उनको 10,800 का है। इसका मतलब ये है कि ये जो 27 यूनिट हमारे पास आया है, ए बी सी का शेयर जो आया है, इसका मान हमको दिया हुआ है 10,800, बिल्कुल दिया है। जब 27 का मान 10,800 है तो एक का मान कितना होगा? 27 चौके 108 है ना, तो कितना हुआ हमारा? 400 हो गया। ठीक है, एक का मान 400 हो गया हमारा। अब हमसे और क्या बोल रहा है? अब हमसे क्या बोल रहा है कि हमको क्या निकालना है? द डिफरेंस बिटवीन, हमसे क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन ए शेयर एंड सी शेयर, यानी कि ए और सी
ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर हमको बताना है, अंतर बताना है हमको, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ए का मान है, ये है ए, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। हम देख रहे हैं ए का मान 10 है और सी का मान 8 है, यानी कि 10 - 8 कितना हुआ, 10 - 8 कितना हुआ, 2 हुआ। एक का मान 400 है, एक का मान 400 है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 400, 2 × 400 मतलब 800। इनके क्या है, इनके प्रॉफिट का अंतर कितना होगा, 800। क्या हमारे ऑप्शन में है 800? बिल्कुल है हमारे ऑप्शन में 800। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या आप सभी ने इसी तरह से सॉल्व किया है? एक बार क्या मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर दूं फिर से, यदि जिससे भी नहीं बन रहा है, जिससे बन रहा है तो बहुत अच्छा है। जिसको पार्टनरशिप के क्वेश्चन नहीं आते उनके लिए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमको क्या करना रहता है, सिंपली यदि आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन देखें तो जो गिवन है बस उसको लिख लीजिए। ए बी सी गिवन है हमको, 15,000 रुपये ए लगा रहे 8 महीने के लिए, उसको पहले हमने लिख लिया, फिर बी का उसी तरह से लिखा हमने, फिर सी का भी उसी तरह से लिख लिया। इसको कुछ नहीं किया, हम सिंप्लीफाई किए, यानी कि सब ज़ीरो को हम काट दिए। फिर उसके बाद और सिंप्लीफाई किए इसको कि हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कैसे छोटा बना सकते हैं हम इसको, तो बस उसी को छोटा बनाते गए। तो हमारे पास 10, 9 और 8, ये किसका किसका शेयर निकल गया, हमारे पास ए बी सी। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 10 + 9 19 होता है, और 19 + 8 कितना होता है, 27 होता है। बिल्कुल हमारे पास तो टोटल 27 आया, लेकिन 27 का मान हमको क्या दिया हुआ है, हमको तो यहाँ पे लिया है 10,800। तो 10,800 जब 27 का मान 10,800, तो एक का मान क्या कितना होगा, तो एक का मान होगा 400। क्योंकि क्या होता है, हम इसको सॉल्व करना नहीं जानते हैं क्या, बिल्कुल जानते हैं। जब 27 का मान 10,800 है तो एक का मान कितना हुआ, 400, क्योंकि 27 × 4 कितना होता है, 27 × 4 होता है 108। तो उसके बाद हमारे पास ये आ गया 400 आ गया। फिर उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, ए और सी के बीच का अंतर पूछ रहा है। ए का मान 10 है, सी का मान 8 है, तो 10 - 8 कितना होता है, 2 होता है। लेकिन एक की वैल्यू हमारे पास तो 4 है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, 2 × 1 2 × 400, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आएगा, 800। क्या आप सभी को क्लियर है? यदि नहीं है तो आप रिपीटेड मोड में सुनेंगे और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमसे बोल रहा है कि हमको यहाँ पे एक्स, वाई और जेड के रेशियो को निकालना है, रेशियो को निकालना है। यदि x का मान इतना है, y का मान इतना है, तो x, y, z की रेशियो को निकालना है। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, रेशियो से लिया गया। इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x का मान, क्या हम इसको, ये जो पूरी वैल्यू है, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x/y = 1/3? हाँ बिल्कुल लिख तो सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y/z = 1/2? लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, बस y को नीचे ला दिए और यहाँ पे z को नीचे ला दिए। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हम अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख तो सकते हैं। और रेशियो को कैसे निकालते हैं हम क्या हम जानते हैं क्या कि एक्स वाई जेड का अब रेशियो कैसे निकलेगा? बिल्कुल जानते हैं। उल्टा n बना दीजिए, उल्टा n बना दीजिए। जिनको नहीं पता है वो भी सुन लीजिए, और जिसको पता है तो बिल्कुल बना पा रहे हैं वो। अब हमको एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा यहाँ पे उल्टा n जब बन जाता है तो यहाँ पे आंसर 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है। 1 3 ज़ा 3 होता है, फिर 3 2 ज़ा कितना होता है, 6 होता है। क्या हमारे ऑप्शन में? बिल्कुल है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक बार और रिपीट करूँगी मैं, इसलिए रिपीट कर रही हूँ, हालांकि आप रिपीटेड मोड में भी सुन सकते हैं, इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए। एक्स का हमको दे दिया है कि यदि x = इतना है और y = इतना है, तो हमको x, y और z में रेशियो निकालना है। हम क्या करेंगे, y को नीचे ले आए हैं और यहाँ पे z को नीचे ले आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम रेशियो के फॉर्म में उसको लिखे बस हैं। अभी ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने यहाँ पे रेशियो में लिख दिया। तो रेशियो निकालने का एक नियम होता है कि हमको ना उल्टा n बना देना रहता है। उल्टा n जैसे ही हम बना देते हैं तो 3 के बीच में हमको क्या मिल जाता है, हमको रेशियो मिल जाता है। तो बस वैसे ही क्या, 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है। 1 3 ज़ा 3
3 होता है और 3 2 कितना होता है, 3 2 6 होता है। बस हमने निकाला और हमारा आंसर आ गया, और वही तो पूछा था हमसे। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 संख्याएं हमें दी हुई हैं और वो भी अनुपात के रूप में दी हुई हैं। उनका योग दिया हुआ है हमको 16 और हमको क्या बताना है कि पहली और चौथी संख्या का योग हमको बताना है। ठीक है, यानी कि 4 नंबर है जो कि रेशियो में गिवन है, उनका सम बता दिया है और फर्स्ट और फोर्थ का हमसे क्या बोल रहा है कि उनका सम बताइए वो कितने के बराबर है। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन में गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। हमको क्या करना रहता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपे रहते हैं मैथ्स में। क्वेश्चन को यदि हम पढ़ना जानते हैं ना क्वेश्चन को, तो आंसर हम इजीली बना पाते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 नंबर्स आर इन द रेशियो, तो उसको हम लिख लेते हैं 1:2, 2:2, 3:4। इसका सम हमारे पास कितना आ रहा है, 1 + 2 3, 3 + 3 1 + 2 3 होता है, 3 + 3 कितना होता है 6 होता है, 6 + 4 कितना होता है 10 होता है, 10 हुआ। लेकिन यहाँ पे तो हम बोल रहा है कि 16 है, इनके बीच का जो योग है वो 16 है, यानी कि 10 का मान 16 है, तो 1 का मान कितना होगा 16/10 होगा, बिल्कुल होगा 16/10 हुआ 1 का मान। फिर उसके बाद हम इसको, अब हमसे क्या बोल रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है 1 है, फोर्थ नंबर क्या है 4 है, उनके बीच का सम योग, तो क्या 1 + 4 कितना होता है, 1 + 4 कितना होता है 5 होता है। हमसे यही पूछ रहा है 5 का मान कितना है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं जब 1 का मान 16/10 है तो 5 का मान कितना होगा 5 × 16/10 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 आया, फिर उसके बाद 8 आएगा, यानी कि 5 का मान कितना आया 8 आया, यानी कि पहले और चौथी का योग कितना आया 8 आया। क्या आप सभी का इतना ही आ रहा है, क्या आप सभी को क्लियर है यहाँ पे कि हमने सॉल्व कैसे किया है। यदि नहीं क्लियर है तो आप एक बार रिपीटेड मोड में आप देखिए, रिपीट करके वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए कि हमने केवल जो क्वेश्चन में गिवन है हम वही लिखे हैं, यानी कि पहले सबको ऐड कर दिए 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो गिवन है कि 10 नहीं है 16 है, उनका योग कितना है 16 है, तो हमने बस लिख दिया कि 10 का मान 16 हुआ। फिर उसके बाद हमने निकाल दिया फिर 1 का मान कितना होगा, फिर उसके बाद 1 + 4 कितना किया हमने 5, और 5 का मान कितना हुआ 16/10, और इनटू में हमने क्या लिखा है और 5 लिख दिया है। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 2 आया, 2 से कटा तो 8 आ गया, यानी कि 5 का मान हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये मूलधन साधारण ब्याज का क्वेश्चन है आपको। ठीक है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है हमको, तो उसको हम देखते हैं आखिर पूछ क्या रहा है हमसे बोल रहा है यदि एक निश्चित राशि पर 6/3% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज रूप और मूलधन कितना है, मूलधन से 4400 कम है, साधारण ब्याज मूलधन से 4400 कम है, तो मूलधन हमको ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, SI ऑन सर्टन सम ऑफ अ मनी एट द रेट हमको दे दिया है 6/3% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए है, और ₹4400 लेस देन द प्रिंसिपल। क्या SI जो हमारा साधारण ब्याज जो है मूलधन से 4400 कम है, तो हमको मूलधन ज्ञात करना है। हम बिल्कुल ज्ञात करते हैं कि किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया है 6/3%। क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले, बिल्कुल कर लेंगे। 6 3 कितना होता है 18 होता है, 18 + 2 कितना होता है 20 होता है, 20/3% आया। क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ हम बिल्कुल कर सकते हैं। आपने परसेंट पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि हम कैसे परसेंट से हम फ्रैक्शनल में आ जाएं। क्या आप जानते हैं कि हम कैसे परसेंट से हम फ्रैक्शनल में आ सकते हैं, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 20/3 × 1/100, 1/100, ये 0 कट गया, यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि 3 5 कितना होता है 1/15 होता है, 1/15 होता है। ये मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकती थी, 6/3% का मान 1/15 होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि 6/3% का मान
कि 6/3% का मान डायरेक्टली हमने 1/15 कैसे ले लिया, लेकिन आपको एग्जाम में इतना आपको बनना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जैसे तुरंत देखें तो आपको याद आ जाना चाहिए। ना याद आए तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। परसेंट का मान 1/100 कर लीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 6/3% 1/15 होता है। यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ें क्या, हम लोग आगे देखते हैं ना। अब हमसे क्या बोल रहा है कि हमको ये तो क्या है, ये दर है, ये दर है 4 वर्षों के लिए, यानी कि 1/15 आया है। इसका क्या हम ये मतलब निकाल सकते हैं, जब ये रेट है और दर है, यानी कि 15 यदि मूलधन है तो उस पर हमको साधारण ब्याज जो है 1 साल की ब्याज हमारी 1 होगी। SI ऑफ ईच ईयर, SI ऑफ ईच ईयर हमारी 1 होगी। क्या हम बोल सकते हैं यदि P हमारा 15 है तो SI हमारा, SI ऑफ ईच ईयर 1 साल के लिए जो साधारण ब्याज है वो 1 होगी। लेकिन यहाँ पे तो 4 साल दिए हैं, यहाँ पे तो 4 साल दिए हैं, तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, SI ऑफ 4 ईयर्स, 4 ईयर्स हमारा 4 होगा। और हमारे पास मूलधन हम अभी मान के चल रहे हैं, प्रिंसिपल हमारा 15 है, प्रिंसिपल हमारा 15 है, हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यदि फ्रैक्शन में आ गया इसका मतलब 15 हमारा मूलधन है और उस पर हमको ब्याज कितनी मिल रही है, 1 साल में 1 मिल रही है। 4 साल में कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी, 4 साल में 4 मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हमको और क्या दिया है, हमको बोल रहा है कि जो हमारा मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 4400 दे दिया, अंतर 4400 दे दिया। लेकिन हम तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा मूलधन 15 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा मूलधन 15 है और साधारण ब्याज तो 4 है, साधारण ब्याज 4 है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास जो आया है हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। यानी कि P माइनस SI हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास तो 15 - 4 आ रहा है, यानी कि 11 आया। लेकिन क्वेश्चन में इस 11 का मान तो 4400 दिया है, यानी कि 1 का मान कितना होगा हमारा, 1 का मान क्या 400 होगा। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या 15 का मान हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 15 × 400 कर लीजिए, 15 चौके कितना होता है, 60 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 60 आया, 2 जीरो और जोड़ दीजिए, यानी कि मूलधन हमारे पास कितना आया है, 6000 आया है। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है। क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्या आप सभी का इतना ही आया है, एक बार और रिपीट कर दूं क्या मैं आपको, हमारे पास दे दिया है, दर दे दी है 6/3% दे दिया हुआ है, यानी कि उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया है, उसको हमने सिंप्लीफाई किया, 6/3 को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 6/3% का मान कितना आया है, 1/15। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 हमारा मूलधन है, उस पर हमको 1 साल में साधारण ब्याज 1 मिल रही है। 15 हमारा मूलधन है, साधारण ब्याज 1 साल में, ईच ईयर में 1 मिल रही, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं, 1 × 4 4 होता है। फिर हम देखिए हमारा मूलधन 15 है, ब्याज हमको 4 मिल रही है, 15 रुपये हमने किसी को उधार दिया है और हमको ब्याज 4 रुपये मिल रहा है। 15 - 4 करेंगे तो हमारे पास तो आया 11, लेकिन ये 11 का मान तो हमको 4400 दिया है, हमको तो 4400 दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं उसको इक्वलाइज। 11 का मान यदि 4400 हुआ तो 1 का मान क्या 400 होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो 15 हमको जानना है ना, हमसे तो मूलधन पूछा है, जो कि हमने मान के रखा है कि हमारा मूलधन 15 है। तो 15 का मान कितना होगा, 15 × 400, 15 चौके 60 होता है, यानी कि 6000 रुपये हमारा मूलधन निकल गया, और वही हमसे पूछा था, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण है। एक दूध और पानी, मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, दूध और पानी में 40 लीटर मिश्रण है, ठीक है, जिसमें दूध का प्रतिशत 30% है। इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि दूध का प्रतिशत 20 हो जाए, 20% ही बचे, वो 30% है पहले, फिर वो दूध का प्रतिशत 20% हो जाए। इसका मतलब दूध घट करके 20% हो गया, यानी कि हमसे पानी पूछ रहा है, पानी उसमें हमने कितना मिला दिया है। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अ वेसल कंटेन 14 liters ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 30%। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड
इट सो डैट परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम 20%। हम सॉल्व करते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए आप लोग, है ना। यदि आपसे बन गया है तो अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना है वो लोग देखिए, है ना। क्या है, हमको बोल रहा है कि मिल्क इनिशियल और मिल्क फाइनल, है ना। यही तो दिया हुआ है कि पहले 30 है, बाद में 20 हो गया। हम उसी को लिखेंगे, जो गिवन है केवल हम उसको लिखेंगे और कुछ अपने से नहीं जोड़ना रहता है हमको। हम लिख लेते हैं 30% दिया हुआ है किसी वेसल में इनिशियली, वेसल है ना, वी है ना, वेसल में इनिशियली हमारे पास कितना है, वो 30% था मिल्क, और फाइनली हमारे पास कितना बच गया है, 20% बच गया है। फाइनली वेसल में 20% मिल्क है। इसको क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, परसेंट से परसेंट काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, यानी कि हमारे पास 3VI बच गया। VI कुछ नहीं है, वेसल है। इस बर्तन में, बर्तन को हमने डिनोट किया है कि यानी कि मिल्क बर्तन में पहले इतना था, बाद में इतना बच गया है ना, और 2VF, ठीक है, बर्तन है पहले और अभी का, पहले और अभी का। फिर यानी कि हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या आया है हमारा 3VI और 2VF आया है ना, 3VI और 2VF हमारे पास क्या है, 3VI इक्वल्स टू 2VF आया है, यानी कि पहले बर्तन में कितना था और फाइनली बर्तन में कितना बचा है। क्या हम VI और VF की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम 2/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको ये बोल रहा है, हम ये जान रहे हैं कि इनिशियली यहाँ पे बोल रहे हैं 2 यूनिट है बर्तन में, इनिशियली पहले जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 यूनिट है, लेकिन हम देख रहे हैं नहीं, जो पहले मिक्सचर था वो तो 40 लीटर था। 40 लीटर यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण तो 40 है, लेकिन हम निकाले कि बर्तन में जो भी मिश्रण है वो तो 2 यूनिट है, यानी कि 2 का मान क्या हमको 40 दिया है क्या, हाँ बिल्कुल दिया है। तो 1 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का मान क्या 40/2, यानी कि 1 का मान क्या 20 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा है, 20 आ रहा है। अब ये बताइए, ये पहले दो यूनिट था, वो एक यूनिट बढ़ा, यानी कि 1 का मान क्या है 20 है, और वो बढ़ने वाला क्या है, वो बढ़ने वाला पानी ही तो है, वो बढ़ने वाला पानी ही तो बढ़ गया है। क्या हमसे यही पूछ रहा है क्या, पानी हमने कितना मिला दिया है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, क्या हमारे पास वही निकल के आया है क्या, बिल्कुल आया है, वही तो निकल के आ गया ना। यानी कि हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने क्या किया, यहाँ हमारे पास VI और VF क्या आया 2/3 आया। 2 को हमने माना हमारे 40 यूनिट है, लेकिन ये बोल रहे नहीं, बर्तन में तो 40 लीटर मिश्रण है, 40 लीटर मिश्रण है। हम बोल रहे हैं कि नहीं 2 है, यानी कि 2 का मान 40 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 3 का मान कितना हो गया, 20 × 3 कितना होता है 60 हो गया, यानी कि अब फाइनली बर्तन में कितना लीटर बच गया है, 60 लीटर है। पहले कितना था 40 लीटर है, यानी कि 60 - 40 कितना होता है, क्या 20 लीटर होता है, बिल्कुल होता है। और वो 20 लीटर क्या है, 20 लीटर वो पानी मिलाया गया है, 20 लीटर वो पानी मिला दिए हैं, इसी वजह से क्या बोलते हैं, वो दूध का मान जो है घट गया है, केवल 20% ही बच चुका है। यानी कि हमारे पास क्या आंसर, हमारे पास क्या निकल के आया, कितना प्रतिशत हम पानी मिलाएंगे इसमें, तो 20 लीटर, सॉरी प्रतिशत मैंने गलती से बोला, इसमें बोल रहा है कितना लीटर हम पानी मिलाएंगे, तो 20 लीटर हम पानी मिलाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ जाएं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हमसे यहाँ पे बोल रहा है धारा की चाल, और इस तरह से आप शायद जानते होंगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन आपको आते होंगे, नहीं आते तो आप देख लीजिए। द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में क्या बता रहा है कि कितना है, मोटर बोट की स्पीड कितनी है 20 km/h है। इट ट्रेवल्स 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस यानी कि गिवन है हमको, डिस्टेंस गिवन है 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, एंड देन रिटर्न्स टू द स्टेट पॉइंट। इफ द राउंड ट्रिप टेक्स अ टोटल ऑफ 16 आवर्स, यानी कि टाइम भी तो गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है। व्हाट इज द स्पीड हमसे निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब क्या हम ये समझ सकते हैं क्या, यहाँ से हमको 20 किलोमीटर हमको
क्या दिया है, शांत जल की स्पीड दिया हुआ है। मोटर बोट की स्पीड हमको शांत जल में कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। क्या हम यहाँ से समझ सकते हैं क्या, यानी कि हमको x का मान दे दिया है यहाँ पे, ये हमको x का मान दे दिया। यदि आपने डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे ये कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। यानी कि x का मान दिया है, x का मान हमको कितना दे दिया है, x का मान हमको 20 किलोमीटर पर आवर दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, हमको ये पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हाँ बिल्कुल होता है। अब हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, हमारा डाउनस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई होता है, x प्लस वाई होता है। अपस्ट्रीम क्या होता है हमारा, अपस्ट्रीम होता है x माइनस वाई होता है। x हमको दिया है, y हमसे निकालने के लिए बोल रहा है, y हमसे निकालने की बात बोल रहा है। हमको क्या ज्ञात करना है, यदि चक्कर लगाने में कुल, तो नदी के प्रवाह की गति पूछ रहा है, नदी के प्रवाह की गति पूछ रहा है ना हमसे, हमको वही निकालना है। यानी कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, धारा की चाल पूछ रहा है, तो हम निकाल लेते हैं। धारा की चाल हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमको 16 दिया हुआ है, बिल्कुल 16 आवर्स दिए हुए हैं। फिर उसके बाद हमको डिस्टेंस कितना दिया, 150 दिया है ना, देख लीजिए कितना दिया है डिस्टेंस, 150 किलोमीटर दिया हुआ है। फिर हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का बस फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा कि हमें लगाना आता है कि x प्लस वाई होता है और क्या होता है, प्लस 150 अपॉन x माइनस वाई होता है। ये डाउनस्ट्रीम के लिए होता है और ये अपस्ट्रीम के लिए होता है। ठीक है, हम इसको x का मान रख दें, क्योंकि x का मान हमको कितना गिवन है, हमको 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। शांत जल में मोटर बाइक की गति दी हुई है ना। ठीक है, 50 दिया हुआ है, हम इसको अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। आई होप आपने लिख लिया होगा यहाँ पे 150 अपॉन 20 प्लस वाई और प्लस 150 अपॉन 20 माइनस वाई, यानी कि हमको इतना निकालना है, इसको सिंप्लीफाई वर्जन में मैं लिख देती हूँ। यानी कि 16 इक्वल्स टू 150 अपॉन 20 प्लस वाई और कितना आया, 150 अपॉन 20 माइनस वाई, बिल्कुल आ रहा है। अब क्या हम इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और वो क्या बहुत जल्दी सॉल्व हो सकेगा क्या, नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो पता है, आप ऐसे क्वेश्चन में ना आप जाओ ऑप्शन के थ्रू, आप जाओ ऑप्शन देख लीजिए क्या है, 6 4 8 5, 6 4 8 5। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एक बार कि ऑप्शन हमको दिया हुआ है 6 4 8 5, इतना ही दिया हुआ है ना ऑप्शन। हमको निकालना है 16, यानी कि इसको सॉल्व करें तो बिल्कुल कट जाना चाहिए, इसको सॉल्व करें बिल्कुल कट जाना चाहिए। ऑप्शन से एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम 6 यदि यहाँ पे रखते हैं, हम यदि 6 रखेंगे तो 20 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्या 150 26 से पूरी तरह से विभाजित हो पा रहा है क्या, यहाँ पे क्या 150 26 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, नहीं, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरे में आ जाए, 4 को रख के देखते हैं। 150 ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व करते नहीं बैठे हैं, हम ऑप्शन को बस डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको जल्दी जल्दी करना है, मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है। 20 प्लस 4 रखेंगे तो 24 आएगा नीचे में और 150 आएगा। क्या पूरी तरह से विभाजित होगा, नहीं, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा है। लेकिन हमको तो ऐसा चाहिए कि कुछ ऐसा मान आए कि पूरी तरह विभाजित हो जाए और कुछ ऐसा मान आए पूरी तरह विभाजित हो जाए, तभी तो ये 16 आएगा, वरना कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। ठीक है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, यानी कि 4 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। हम दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन को अप्लाई करके देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। हम 8 रख के देखें, 150 अपॉन 20 प्लस 8, 28 आ रहा है यहाँ पे, तो 150 अपॉन 28, ये भी हम देख रहे हैं फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम अब 5 को करना नहीं पड़ा,
जब 3 हट गया यानी कि डेफिनेटली 5 तो आंसर ही होगा, लेकिन 5 को भी हम चेक करके देखेंगे। 5 को चेक करके देखेंगे। 150/20 प्लस वाई कीजिए, कितना आ रहा है आपके पास? 150/25 आ रहा है। फिर उसके बाद 150/20 माइनस वाई, तो यहाँ पे हम 5 रख रहे हैं ना, तो 150 प्लस 20 माइनस 5 कितना होता है? 15 होता है। क्या ये पूरी तरह से विभाजित है? सॉल्व करके हम देखेंगे, सॉल्व करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, है ना, ये 25 ये कटेगा, 5 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, तो कितना आया? 30/5 आया। प्लस में ये 15 यानी कि 10 आया, यानी कि ये 6 आया, प्लस 10 16, यानी कि ये तो 16, ये मान 16 दिया। क्या ये 16 के बराबर है? हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारा? यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी। हमारा क्या है करेक्ट आंसर? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है डी। हमने क्या इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतने बड़े को क्या हमने सॉल्व किया? नहीं, हम तो डायरेक्टली ऑप्शन से गए और हमारा आंसर निकल गया। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। आपको किसी भी, यदि कोई क्वेश्चन लेंदी जा रहा है, इसका मतलब हमने जो स्टेप अपनाया है वो गलत है। हम सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं उसको। आप इस तरह से ऑप्शन के ज़रिए जा कर के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है a certain sum is divided among A, B, C, D such that ratio of their share दिया हुआ है 4:20, 30, 45। हमसे बोल रहा है if the difference between shares of A और D के बीच में 5535 है, तो हमको टोटल सम निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, थोड़ी देर मैं रुक रही हूँ, आप पहले रीड कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे सॉल्व करती हूँ। आ जाएं हम लोग, आ जाते हैं, देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हमको दिया हुआ है रेशियो। हमको क्या दिया हुआ है? रेशियो A:B:C:D का रेशियो दिया। हम बस उसको ही लिखेंगे, जो दिया है हमको बस उतना लिखना है ना। जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चन में ही आंसर दिया रहता है। क्या दिया हुआ है? 4, 12, 30 और 45 दिया हुआ है। ऐड कर दें हम लोग, इसको ऐड कर दें, बिल्कुल कर देते हैं। तो इसका मान कितना आएगा हमारे पास? 4 + 12 और क्या है? 4 + 12 और 30 और 45 है ना, 30 और 45 ऐड कर देते हैं। 30 + 45 ऐड करें। 4 + 12 कितना हुआ? 16 हुआ। 16 + 30 कितना हुआ? 16 + 30 6 आया, 4 आया। और 45 को कर लीजिए तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और यहाँ पे 1 जाएगा, यानी कि 91 आ रहा है। इनका योग हमको 91 आ रहा है, 91 आया है। हमसे बोल रहा है, हमसे यही तो पूछ रहा है ना, हमको तो योग ही निकालने के लिए बोला गया है। 91 आया, ध्यान दीजिए क्या आया हमारे पास? योग निकालने के लिए बोला, लेकिन हमारे पास क्या आया? 91 यूनिट्स आए। क्योंकि रेशियो मतलब क्या होता है कि वो क्या एग्जैक्ट मान रहता है क्या? नहीं, उनके साथ में कोई संख्या है, उनके साथ में कोई संख्या है, वो रेशियो की वैल्यू होती है ना। यानी कि इस तरह से दिया हुआ है A:B = 2:3 दिया हुआ है। इसका मतलब A का मान 2K है और B का मान 3K है, यानी कि उसके साथ में कुछ और वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से सांकेतिक वैल्यू होती हैं ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास टोटल तो 91 आ रहा है। और 91 क्या हम ये जानते हैं क्या कि 91 जो है 13 का मल्टीपल होता है? 13 का मल्टीपल होता है 91। हाँ बिल्कुल, हम तो जानते हैं। इसका मतलब जब इसका योग 91 यूनिट्स है, जो कि 13 का मल्टीपल है, तो ये हमको जो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर वही होगा जो 13 का मल्टीपल है। जो 13 का मल्टीपल है, यानी कि जो 13 से पूरी तरह से भाज्य होगा, विभाजित हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। क्या आप 13 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं? क्या आप 13 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं क्या? यदि आप नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, यदि आप नहीं जानते तो सुन लीजिए। जैसा कि दिया है 91,
इसको चेक कीजिए 13 से मल्टीपल है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो अंतिम संख्या होती है, जो लास्ट जो हमारे पास डिजिट होता है, उसको हम 4 से इंटू कर देते हैं। तो 4 × 1 कितना होता है, 4 होता है। और जो रिमेनिंग जो टर्म बचा है, यानी कि जो बची हुई संख्या है, उसको इसमें ऐड कर देना है। 9 + 4 कितना होता है, 13। क्या 13 से भाज्य है, क्या पूरी तरह से विभाजित है? हाँ बिल्कुल है, 13 × 1 = 13 होता है। हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब मान के चलिए हम ले लेते हैं 117 हम इसको चेक करते हैं, क्या ये 13 से विभाजित हो रहा है क्या, चेक करते हैं। 7 को मैंने क्या बोला, लास्ट डिजिट क्या है हमारी, 7 है, उसको 4 से पहले गुणा कर दीजिए। 7 × 4 कितना आता है, 28 आता है। जो आपका रिमेनिंग जितना भी बचा है उस 28 में ऐड कर दीजिए, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 3। क्या 39 अब आप क्या चेक कर सकते हैं क्या कि 13 से डिवाइड है कि नहीं? 39 आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और आपको तो टेबल भी पता है कि 39 डिवाइडेड है 13 3 कितना होता है, 39 होता है। 13 3 39 होता है, यानी कि हमको पता चल गया कि 117 13 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। ठीक इसी तरह से क्या हम इनके लिए नहीं निकाल सकते हैं क्या कि कौन सी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है, और वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने रेशियो में क्या निकाल लिया है, 91 यूनिट्स निकाल लिया है। इनका योग हमने 91, यानी कि जो भी हमारा आंसर है वो 13 का मल्टीपल तो होगा ही। इनमें से हमको बस चेक करना है कि 13 का मल्टीपल क्या है। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करके देखते हैं, 12285। मैंने क्या बताया कि 5 को 4 से गुणा कर दो, 5 × 4 कितना होता है, 20 होता है। अब ऐड कर दो, बची संख्या क्या है, 1228 है बची हुई संख्या, उसमें 20 ऐड कर दीजिए तो आपका मान आएगा 8 4 2 1, 1248 आया है। 1248 को अब आप 13 से कैलकुलेट, अब ये छोटी संख्या हो गई ना, 1248 को अब आप सॉल्व कर सकते हैं कि क्या ये 13 से विभाजित हो पा रहा है क्या। एक बार चेक करके हम लोग देखेंगे। 13 9 ज़ा कितना होता है, 117 होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है। इसको हम कैलकुलेट कर लें, 14 7 ज़ा कितना, 14 से 7 गया तो कितना बचेगा, 7 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, ये 11, ये कैंसिल हो जाएगा, 78 आया। अब 78 हमको पता है 13 6 ज़ा 78 होता है, यानी कि ये जो पहला ही ऑप्शन है हमारा 12285, यही 13 का मल्टीपल है, ये पूरी तरह से विभाजित है। इसका मतलब हमारा आंसर यही है। योग पूछ रहा है ना, योग वही है जो 13 से। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया हुआ है, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है। आपने केवल क्या किया, जो गिवन था उसको आपने ऐड कर लिया, आपका मान आया 91, योग आया 91, और हमसे योग ही तो पूछ रहा है। क्या 91 यहाँ पे लिखा है क्या? नहीं, 91 हमको लेकिन पता है कि 13 के टेबल में 91 आता है, यानी कि जो भी आंसर है, जो भी योग है वो 13 का मल्टीपल है। यहाँ से हमको पता चल गया, तो बस हमने उसको कैलकुलेट चेक करके देखें कि कौन सी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो पहला ही ऑप्शन है। बाकी चीज़ को आपको एग्जाम में चेक करने की ज़रूरत नहीं, यदि ज़रूरत है तो आप बाकियों को भी करके देख लीजिए। बाकी जो संख्याएं हैं वो विभाजित नहीं होंगी, इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पे ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हम आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा इन अ सर्कल विथ सेंटर O, a diameter AB is produced to a point P lying outside the circle and PT is a tangent to the circle at a point C on it. If angle BPT equals to 28 degree, then what is the measure of the angle BCP? केंद्र O वाले एक वृत्त में जो है हमको क्या निकालना है, देखते हैं हम लोग। इसको हम कैसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, केंद्र O वाले वृत्त में, O है, वृत्त में हमको एक व्यास दिया हुआ है AB, एक व्यास दिया हुआ है AB। क्या बोल रहा है कि बाहर स्थित एक बिंदु, वृत्त AB वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। इसको हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिए हैं हम लोग, डायमीटर को एक्सटेंड किया जा रहा है, बिल्कुल हम कर दिए, P तक कर दिए। फिर क्या बताया जा रहा है, और PT उस पर एक बिंदु C पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट दिया हुआ है क्या हमको, बिल्कुल दिया हुआ है, और C दिया हुआ है।
सी पर है वो। फिर यदि बोल रहा है यदि कोण बीपीटी यानी कि टेंजेंट टी दिया हुआ है हमको, यदि कोण बीपीटी कितना दिया है 28 डिग्री है, यानी कि इसका मान दे दिया हुआ है हमको 28 दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कोण बीसीपी का मान ज्ञात करना है, बी हो गया, सी हो गया, पी हो गया, यानी कि हमको ये निकालने के लिए बोला जा रहा है, बीसीपी हमको निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, यानी कि हमको क्या निकालना है, ये वाला बीसीपी, इसका मान हमको ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या यही है, इतना ही दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। हमको ये पता है कि ये 28 है, हम इसको मान के चलते हैं कि बीसीपी, मान लीजिए एंगल बीसीपी हमारा अल्फ़ा है। एंगल बीसीपी जो हमको जो फाइंड करना है उसको हमने अल्फ़ा माना है। यदि ये एंगल अल्फ़ा होगा तो क्या ये एंगल भी अल्फ़ा होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल होगा। क्या हमने ये पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या हमने ये पढ़ा है क्या? हाँ, हमने पढ़ा है कि जो बाहरी कोण होता है, भीतरी दो कोण का जो अपोजिट में होता है उनका योग होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। हाँ, हमने तो ये पढ़ा है इंटीरियर एंगल। इसका मतलब इसका जो मान होगा वो क्या निकल के आया, 28 प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे आएगा क्या 28 प्लस अल्फ़ा? हाँ आएगा। जो मैं बोल रही हूँ उसको आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। यदि आपको राइटिंग ना समझ में आए तो आप अपनी कॉपी में बना के देख लीजिए ना, है ना। क्या इसका मान क्या है, 28 प्लस अल्फ़ा आया। यानी कि एंगल हम ए बी सी को देखें, यदि एंगल ए बी सी को देखेंगे, इसको देखेंगे तो कितना आता है, हमको ये पता है किसी भी ट्रायंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और जब दो एंगल हमको पता है तो तीसरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बिल्कुल होता है, हाँ होता है। किसी भी ट्रायंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि दो एंगल हमको पता है तो तीसरा एंगल 90 डिग्री है। यानी कि हमारे पास क्या, हम इस तरह से लिख सकते हैं 90 प्लस अल्फ़ा प्लस 28 डिग्री। हाँ, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 112 90 प्लस 28 118 आएगा। 8 का 8 9 प्लस 2 11 है ना। और यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पे 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 माइनस 118 तो कितना आया हमारा, यानी कि 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, 17 में से गया 6 बचा। ठीक है, 62 यानी कि 2 अल्फ़ा। अब क्या यहाँ पे हम निकाल सकते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू 62/2, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अल्फ़ा का मान यहाँ पे यानी कि कितना आया, 31 आया। हमसे वही तो बोल रहा है ना, देखिए हमने माना किसको, अल्फ़ा था, इसको हमने अल्फ़ा माना है। जो निकालना है बीसीपी निकालने के लिए बोला ना, कोण बीसीपी, हमने इसको माना और अल्फ़ा का मान हमने क्या यहाँ पे निकाल दिया, 31 डिग्री निकाल दिया है। हाँ बिल्कुल निकाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा सही है, बिल्कुल सही है। यदि आपको ना समझ में आए जो लिखा हुआ है तो आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए और जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान दीजिए। लिखा हुआ आई एग्री कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, राइटिंग आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, लेकिन क्या आपको मेरा बोला हुआ सुनाई तो दे रहा है ना, तो आप अपनी कॉपी में बनाइए और सॉल्व कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है The surface area of a cube is 13.5 मीटर स्क्वायर. What is the length of its diagonal? एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.5 मीटर स्क्वायर है। इसके विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करना है। ज्ञात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो हमको पता रहना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। और दिया कितना है, उसका मान 13.5 दिया हुआ है, यानी कि a स्क्वायर कितना हो गया 13.5/6। इसको सिंप्लीफाई कर दें,
इंटू 10 अपॉन 10, पॉइंट हटा रहे हैं हम लोग, तो पॉइंट हटा रहे हैं ना, उसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास आएगा 135 अपॉन 60, क्या ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, है ना, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने इंटू किया था तो 135 इंटू अपॉन में क्या आया है हमारा, अपॉन में आया है 60, 135 अपॉन 60, सिंप्लीफाई कर ले हम लोग, बिल्कुल कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 2 से जाएगा, और कितना आया है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी 5 से है, ये हमारा कितना आया, 7 आया है ना, 7 आया, और इसको सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 9 आ गया, यानी कि ए स्क्वायर का मान अपन हमारे पास 9/4 आया है, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी कि ए इक्वल्स टू अंडर रूट 9/4 आएगा, जब रूट से निकलेगा तो क्या ये 3/2 आया, क्या हमारा ए का मान 3/2 आया, क्या बिल्कुल आया, ठीक है, ए का मान इतना आ गया। अब हमसे बोल क्या रहा है, ए का मान तो निकल गया हमको, यानी कि साइड तो मिल गई, हमसे बोल रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, क्या हमको पता है क्या कि क्यूब में विकर्ण की लंबाई कितना होता है, यहाँ पे हमारे पास आया है ए इक्वल्स टू 3/2 आया है, विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला हमको क्या पता है, क्या हम बिल्कुल पता है, √3/a होता है लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब √3/a, यानी कि √3 इंटू ए का ए की वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना आया हमारे पास, 3/2 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 √3 आ रहा है, 1.5 √3 आ रहा है, क्या ये ऑप्शन में गिवन है 1.5 √3, हाँ बिल्कुल गिवन है, ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक दुकान एक वस्तु पर इस प्रकार अंकित करता है कि X% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 920 और 1472 क्रमशः है तो X का मान ज्ञात करना है हमको। क्या करता है इस शॉपकीपर, मार्क्स एन आर्टिकल एट अ प्राइस, मार्क्स ऐसा करता है कि मैं छूट देने के बाद में X% की छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ हो रहा है। यदि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस 920 और 1472 है तो हमको पता करना है कि X कितना है, X कितना है हमको ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और हमारे पास क्या दे दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस भी दे दिया, मार्क प्राइस भी दे दिया। हम इसमें डिस्काउंट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। यानी कि फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है क्या कि CP/MP इक्वल्स टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, है ना। 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट क्या हमने पढ़ा है, बस सिंपली वैल्यू पुट करेंगे हम। CP का मान कितना दिया है हमको 920 और MP 1472, है ना। बस वैल्यू पुट करें, कुछ भी हम एक्स्ट्रा अपने से नहीं कर रहे हैं, हम केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं। 920 और 1472 दिया हुआ है, 920 और 1472 दिया, उसको ही हम लिख रहे हैं। 100 माइनस डिस्काउंट उसने कितना दिया था, तो डिस्काउंट उसने X% का दिया था और गेन उसको कितना हुआ 20% का हुआ है। तो हम क्या डिस्काउंट की वैल्यू X लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 100 प्लस P क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे 920 और 1472 को यदि हम सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से करते हैं, यानी कि पहले हम लोग 4 से करके देखते हैं ना। 4 से किए तो कितना आया 2 से 3 0 2 3 0 अपॉन ये किससे जाएगा 14 3 से जाएगा और ये 6 8 से जाएगा। 2 से काटते हैं हम लोग 1 आएगा, 115 आया और कितना है 184। क्या इतना आ रहा है क्या सिंप्लीफाई करने पे आपका भी
115/184, हाँ बिल्कुल आ रहा है। इसको आगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें क्या हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 115/184 सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू हमारी आई है। और इसको हम लोग यदि ऐड कर लें तो हमारे पास ये कितना आया है, हमारे पास ये 120 आया है। अब इसको क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ हम बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करें क्या, किससे करें, 4 से काटते हैं हम लोग, यानी कि 4 4 16 हो जाएगा और 24 6 से जाएगा और ये यहाँ पे 30 से जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 2 से काट के देखते हैं, 2 और 3 आएगा और यहाँ पे आया हमारा 15, यहाँ पे आया हमारा 15। अब ये देखिए 30 आया है और 23 आया और 115 आया है और 23 पंचे 115 होता है, क्या होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है, 23 पंचे 115 होता है। यानी कि अब हमारे पास बचा क्या क्या है, 5 ऊपर में बचा है, नीचे में 15 है और यहाँ पे 100 - x बचा है। यानी कि 15 × 5 × 15 और यहाँ पे 100 - x, इतना बच गया है क्या हमारे पास, हाँ बिल्कुल इतना बचा है। 5 15 का कितना होता है 75 और यहाँ पे 100 - x, यानी कि x का मान 100 - 75, यानी कि x का मान हमारे पास 25 आ गया है। यानी कि उसने डिस्काउंट क्या दिया है, उसने 25 दिया है, डिस्काउंट ऑफ x% और x का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है, 25 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। हमने केवल और केवल CP और MP का फॉर्मूला लगा दिया है जो कि होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि वही मान दिया हुआ है। हमको देखना है कि अप्लाई क्या करें, तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, CP MP दिया है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, बस उसके बाद वैल्यू पुट किए, सिंप्लीफाई किए और आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा अ सॉलिड सिलेंडर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ कोन ऑफ सेम रेडियस, द हाइट्स ऑफ द कोन एंड सिलेंडर आर इन द रेशियो। एक ठोस बेलन को पिघलाकर उसी त्रिज्या के एक शंकु में डाला जाता है, शंकु और बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, सिलेंडर दिया हुआ है और कोन दिया हुआ है, हम लोग ज्ञात करते हैं। बेलन और त्रिज्या दी हुई, इसकी त्रिज्या और शंकु, बेलन और शंकु दिया हुआ है और त्रिज्या दी हुई है। हमको देखते हैं क्या निकल के आता है हमारा ये इसका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हमको ये बोला है सिलेंडर है, एक सिलेंडर है और एक कोन है, एक सिलेंडर है और एक कोन है, एक बेलन है और एक शंकु है। ठीक, यानी कि रेडियस हमको जो दे दिया है, त्रिज्या हमको बोल रहा है वो सेम है। रेडियस हमको एक ठोस पिघलाकर उसकी त्रिज्या को एक शंकु में डाला जाता है, शंकु और बेलन को उसी त्रिज्या में लिखा हुआ है ना, उसी त्रिज्या में, यानी कि रेडियस क्या हम समझ सकते हैं क्या, रेडियस सेम है, R और R दोनों में है। और बेलन को कोन बना दिए, लेकिन हाइट तो बदल जाएगी, हाइट बदल जाएगी, है ना। हाइट को क्या हम बोल सकते हैं कि इसकी सिलेंडर की हाइट h है, स्मॉल h, और इसकी कैपिटल H मान के चल रहे हैं। फिर क्या है, उसी त्रिज्या में पिघलाए हैं, तो यानी कि वॉल्यूम में कोई परिवर्तन वॉल्यूम V1 यदि हम इसका मानेंगे तो इसका हम V2 मान लेंगे, बस वॉल्यूम V1 है तो इसका हम V2 मान लिए। हाइट यानी कि ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का है, और ये क्या है, ये रेडियस का है। ये ऊंचाई हो गया, ये त्रिज्या हो गया, और ये उसका क्या हो गया, उसको हम किस तरह से पिघला करके वॉल्यूम उसका क्या है, सेम है, V1 है और V2 है, सेम नहीं है, V1 है और V2 है। हम अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, किस तरह से ये हमारा बनेगा। क्या हमने पढ़ा है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम हमने पढ़ा है कितना होता है, πr² होता है, πr² होता है। कोन का कितना होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है 1/3 πr² होता है, πr²। लेकिन यहाँ पे हम सिलेंडर बोल रहा है और कोन बोल रहा है, हम वैल्यू बस पुट करेंगे, पाई है, r² है, h हमने माना है, और 1/3 है, पाई है, और r² दोनों में r और h है। पाई से पाई कैंसल, r² से r² कैंसल, हमारे पास केवल क्या बचा है, हमारे पास बचा है 1/3 और h। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 3/1 = इसको इधर ला देंगे और h/h, h/h। और क्या हमसे यही पूछ रहा है क्या कि हाइट्स ऑफ अ कोन और सिलेंडर आर इन द रेशियो,
कोन और सिलेंडर के ऊंचाई का अनुपात बताना है। ये कोन की ऊंचाई है और ये सिलेंडर की ऊंचाई है, ये जो है शंकु की ऊंचाई है और ये बेलन की ऊंचाई है, और उन्हीं का अनुपात पूछा है, यानी कि H/H क्या हमारा 3:1 आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। क्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है 3:1, ऑप्शन में दिया हुआ है 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो 1:4 एंड देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 4:5 देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज। यदि दो शंकुओं के आयतन 1:4 के अनुपात में है और उनकी व्यास 4:5 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, हमको ज्ञात करना है। देख लेते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हमको तो आयतन दे दिया है, यानी कि V1/V2 दे दिया, 1:4 दिया हुआ है। फिर इसमें हमको व्यास के अनुपात दिए, यानी कि D1/D2 भी दे दिया है, यानी कि 4/5 दे दिया। डायमीटर वॉल्यूम तो दे दिया है हमको। ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। क्या हमको ये पता है क्या कि 2R = D होता है। त्रिज्या जो होती है हमारी 2R = D होती है। हाँ होती है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, R = D होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो हमारे पास आया है D1/D2 का मान हमारे पास क्या है, 4/5 है। तो यहाँ पे 2R1/2R2 लिख सकते हैं क्या, 4/5 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमारे पास R1 और R2 का भी रेशियो आ जाता है 4/5। 4/5 हमारे पास आ गया, और यही हमको आगे काम आएगा। हम हाइट को मान लें क्या, H1/H2, हाइट को मान लें, बिल्कुल मान लेते हैं। ये हाइट है, दोनों शंकुओं की हाइट है, H1 है एक की और एक की H2 है। आगे सॉल्व करते हैं। बस हमको क्या लगाना है, हमको उनमें जो हमको आयतन दिया हुआ है, आयतन का ही बस फॉर्मूला यदि हमको पता है शंकुओं का आयतन क्या होता है, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। V1/V2 = 1/4 है। आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। 1/3 = πr1 मान लेते हैं। V1 है तो R1 स्क्वायर और R² H होता है, ये हमको पता है। लेकिन वॉल्यूम V1 का है, 1 का है, तो 1 लगा दीजिए। 1/3 πr2² सॉल्व कर लीजिए। 1/3 से 1/3, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। R1 और R2 यानी कि हमारे पास क्या बच गया, R1 R2 का होल स्क्वायर बच गया और H1/H2 बच गया। H1/H2 और क्या बचा है, 1/4 बचा है, 1/4 बचा है। क्या कहीं पे मैं अपने से कुछ ले रही हूँ क्या, नहीं, जो दिया हुआ है उसी को लेकर के चली हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और R1 और R2 हमने क्या निकाल लिया था, पहले ही हमने 4/5 निकाल के रखा है। R1 और R2 हमने 4/5 निकाला है, यहाँ पे रख दीजिए। 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे H1/H2 है और यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है। इसको बस सिंप्लीफाई हमको करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना आया, H1/H2 हमारे पास आएगा 1/4 × 25/16, 25/16, यानी कि H1 और H2 25/64 आएगा। 16 × 4 कितना होता है, 64 होता है। क्या 25:64 हमारे ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम 13 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम और भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में। तब तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।